कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम मध्यकालीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत यहाँ पर अब हम जहांगीर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जहांगीर के बारे में हम जान चुके हैं। अब जहांगीर का जो पुत्र शाहजहां है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं यहाँ पर, तो उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाहजहां जहांगीर का पुत्र था। ठीक है, तो इससे पहले पिछली वीडियो में मैंने जहांगीर के बारे में जाना, लेकिन अब हम इस वीडियो में शाहजहां के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और अकबर का पोता था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शाहजहां के बाद, जहांगीर के बाद ही शाहजहां आया, यानी उसका पुत्र आया। ठीक है, तो बात करते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ लिखा है कि इसका जन्म, यानी शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, स्थान याद रखना है कि शाहजहां का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1592 में लाहौर में हुआ था। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, उसी प्रकार शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। ठीक है, और अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 में संधि हुई थी, जिसमें जहांगीर का पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी। यानी आपसे पूछा जाए कि जो 1617 में अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच जो संधि हुई थी, उसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने ही अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट आपको याद रखना है, कब संधि हुई थी? 1617 में। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाहजहां प्रसन्न, जिससे कि प्रसन्न होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो आपसे पूछा जाए कि शाहजहां की उपाधि किसको दी गई थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खुर्रम को दी गई थी। किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, यानी अपने बेटे को ही पिता ने किसकी उपाधि दी थी? शाहजहां की उपाधि दी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने कई पॉइंटों का डिस्कशन किया है। तो आपसे पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि शाहजहां किसका पुत्र था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर का था। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि 1617 में संधि हुई थी, उस संधि का क्या नाम था? तो किसके बीच हुई थी? तो आपको मालूम होना चाहिए, अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच हुई थी। तो आपसे पूछा जाएगा कि जहांगीर की तरफ से किसने नेतृत्व किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खुर्रम ने किया था। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट बनता है कि शाहजहां की उपाधि खुर्रम को किसने दी थी, तो इसका पॉइंट क्या आंसर क्या होगा? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 24 जनवरी 1682 को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बना था। यानी इसके बाद, यानी 24 फरवरी 1982 को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य की सत्ता किसने संभाली थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? खुर्रम, यानी शाहजहां ने संभाली थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुगल शासक बनने के बाद पहले 3 वर्ष बुंदेल के जुझार सिंह और अफगान सरदार खाने जहां लोदी के विद्रोह को दबाने में गुजरे, जहां मुकाबला सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह से भी हुआ, जिसमें से सिख सेना की हार हुई। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें जैसे कि जो शाहजहां का 3 वर्ष थे, उनके 3 वर्ष उनके संघर्ष में बीते, जैसे कि बुंदेलों के जुझार सिंह, अफगान के सरदार खान जहां लोदी से विद्रोह हुआ, और फिर वहीं सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद सिंह से भी सामना करना पड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पूछा जाए आपसे कि अफगान सरदार की खान जहां लोदी का विद्रोह किस शासक से हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जहांगीर के पुत्र शाहजहां से हुआ था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शाहजहां की विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री, यानी शाहजहां का विवाह 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था, जहां जहांगीर की पत्नी नूरजहां की भतीजी थी। तो याद रखना है कि आपके कि शाहजहां की शादी किससे हुई थी? अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखना है। और जहांगीर की पत्नी कौन थी? नूरजहां की भतीजी थी। कौन थी?
तो ये बानू बेगम थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो फिर क्या हुआ कि बानू बेगम यानी अर्जुमंद बानू बेगम को आगे चलकर मुमताज़ महल के नाम से जाना गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि मुमताज़ महल को किस नाम से जाना गया, तो राइट आंसर क्या होगा, बानू बेगम को मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। जहाँ शाहजहाँ और मुमताज़ महल के 4 पुत्र, याद रखना है कि शाहजहाँ और मुमताज़ के 4 पुत्र और 3 पुत्रियां थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और पुत्र के नाम, जैसे पुत्रों जो 4 पुत्रों के नाम थे वो कौन कौन से थे, औरंगजेब थे, मुराद बख्श था और दारा सिकोई था और शुजा था, ठीक है। तो ये 4 पुत्र थे किसके, शाहजहाँ के। और 1631 में मुमताज़ की मृत्यु के पश्चात शाहजहाँ ने आगरा में यमुना नदी के किनारे मुमताज़ की याद में ताजमहल की नींव रखी थी, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि ताजमहल किसकी याद में बनवाए गए थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुमताज़ महल, ठीक है। तो मुमताज़ महल किसकी पत्नी थी, आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ की पत्नी थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो 1653 में जाकर पूर्ण हुआ और ताजमहल मुमताज़ को दफनाया गया, यानी ताजमहल में किसकी समाधि बनी हुई, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुमताज़ की बनी हुई, ठीक है। तो कब पूर्ण हुआ था ताजमहल बन के, 1653 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1633 में शाहजहाँ ने दक्षिण भारत के अहमदनगर पर आक्रमण कर उसे मुगल साम्राज्य में हिस्सा बना लिया था। यानी आपसे पूछा जाए कि 1633 में शाहजहाँ ने दक्षिण भारत पर किस पर आक्रमण किया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अहमदनगर पर आक्रमण किया था और उसे फिर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो इसके पश्चात कुछ वर्ष पश्चात 1636 में गोलकुंडा पर आक्रमण किया, जहाँ तत्कालीन सुल्तान अब्दुल्ला शाह था। और तो आपसे पूछा जाएगा कि 1636 में जब गोलकुंडा पर शाहजहाँ ने आक्रमण किया तो उस समय उस क्षेत्र का यानी उस गोलकुंडा का शासक कौन था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अब्दुल्ला शाह था, ठीक है। और अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी दौरान अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट स्वरूप शेष कीमती कोहनूर हीरा प्रदान किया था। तो आपसे पूछा जाए कि कोहनूर हीरा सबसे पहले किसके पास था, तो मीर जुमला के पास था, जो किसका, अब्दुल्ला शाह का वजीर था, ठीक है। और किसके स्वरूप, भेंट स्वरूप किसको दिया था, कोहनूर हीरा किसे दिया था, शाहजहाँ को दिया गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। वर्तमान में कोहनूर हीरा कहाँ पर है, ब्रिटेन में, ठीक है। और इसी समय इसी वर्ष शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण किया और कर वहाँ पर तत्कालीन शासक मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर शाहजहाँ ने कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें से जैसे कि यहाँ पर बात करें कि अब्दुल्ला शाह जो कहाँ के गोलकुंडा के शासक थे, इनको पराजित किया। और फिर वहीं बीजापुर के जो शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण किया, जो तत्कालीन शासक वहाँ के कौन थे, मोहम्मद आदिल शाह को संधि करने से विवश कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए कि कोहनूर हीरा को कोहिनूर हीरा जो शाहजहाँ को किसने दिया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला ने दिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और ये भी आपको याद रखना है कि जो कोहिनूर हीरा था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो फिर बाद में उसे शाहजहाँ को दे दिया गया, किसे, भेंट स्वरूप दे दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि 1639 में शाहजहाँ ने दिल्ली के नज़दीक शाहजहानाबाद नामक नई राजधानी की नींव रखी थी, ठीक है। तो याद रखना है कि 1639 में आपसे पूछा जाए कि 1639 में शाहजहाँ ने दिल्ली के नज़दीक कहाँ पर अपनी राजधानी की नींव रखी थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहानाबाद में रखी थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि 1645 में शाहजहाँ ने मध्य एशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने पुत्र मुराद बख्श को भेजा, पर वह इसमें कामयाब ना हो सका। इसलिए 1647 में अपने दूसरे पुत्र औरंगजेब को यह काम पूर्ण करने को भेजा, परंतु वह भी सफल ना हो सका, ठीक है। तो याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा कि शाहजहाँ ने अपने दो पुत्र किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजे थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मध्य एशिया पर आक्रमण करने यानी उस पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजे थे, लेकिन दोनों पुत्र ही असफल रहे थे। वो कौन से दोनों पुत्र थे, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, मुराद बख्श और औरंगजेब, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो ही गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में।
तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला और संस्कृति की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया है। तो आपसे पूछा जाएगा, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि स्वर्णिम युग किस मुगल साम्राज्य के शासन को कहा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ के शासनकाल को कहा गया था। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी, जिनमें आगरा में स्थित ताजमहल, तो ताजमहल किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, आगरा किले में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम और मुसम्म बुर्ज, लाहौर में स्थित शालीमार बाग और सालामार गांव में स्थित शीश महल, और काबुल, कंधार और कश्मीर अजमेर में आदि कई महल, बगीचे आदि कई इमारतें बनवाई। शाहजहाँ ने लाहौर तक रावी नहर का निर्माण भी करवाया। तो आपसे पूछा जाएगा कि लाहौर तक किस नदी का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, रावी नहर का। ठीक है, तो यहाँ पर कई इमारतों का महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है, उन्हें आप डिस्कशन कीजिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया किसने करवाया, आगरा में स्थित दीवाने खास, दीवाने आम, तो इन सभी इमारतों का निर्माण किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ के शासनकाल में ये सभी इमारतों का निर्माण किया गया और इसीलिए शासनकाल को संस्कृत की दृष्टि से स्वर्णिम युग कहा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, शाहजहाँ के दरबार में पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी गया है कि शाहजहाँ के दरबार में कौन से राजकवि हुआ करते थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पंडित जगन्नाथ राजकवि हुआ करते थे, जिन्हें जगन्नाथ पंडित राज के नाम से भी जाना जाता है और गंगा लहरी, रस गंगाधर के रचनाकार हैं और यह उच्च कोटि के कवि, समालोचक और साहित्यकार थे। तो ये कई बार पूछा गया है कि पंडित जगन्नाथ किस शासनकाल के दौरान किसके शासनकाल में रहे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ के शासनकाल में एक राजकवि के तौर पे हुआ करते थे। और उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं गंगा लहरी और रस गंगाधार है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके दरबार में संगीतकार सुरसेन और सुखसेन आदि दरबारी कवि थे। शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। ये भी कई बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि भगवत गीता का किस शासक के शासनकाल में फारसी भाषा में अनुवाद कराया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ के शासनकाल में। आपसे पूछा जाएगा कि किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दारा शिकोह ने भगवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही एक नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट कि वेदों का संकलन भी करवाया था, इसीलिए शाहजहाँ ने दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि भी सम्मानित की। तो आपसे पूछा जाए कि शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे दी गई थी। तो दारा शिकोह को दी गई थी। किसने दी थी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ ने दी थी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा भगवत गीता का फारसी अनुवाद किसने करवाया था। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, दारा शिकोह ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है कि पंडित जगन्नाथ किसके राजकवि थे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, शाहजहाँ के राजकवि थे। ठीक है, शाहजहाँ के दरबार में राजकवि के तौर पे हुआ करते थे। तो यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है कि शाहजहाँ के शासनकाल में ही फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवेनियर तथा इटालियन यात्री मानुची भारत आए थे। ठीक है, आपको ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि शाहजहाँ के शासनकाल में ही फ्रांसीसी यात्री, यानी कहाँ के थे, फ्रांस के थे, यानी फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और ट्रेवेनियर तथा इटालियन यात्री मानुची भारत आए थे और इन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया। यानी आपसे पूछा जाए कि शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किन यात्रियों ने किया था। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से दिया जाएगा वर्नियर, ट्रेनियर, इटालियन, एक नहीं दिया जाएगा। तो पूछा जाएगा इनमें से कौन नहीं है। तो आपको उस अनुसार विकल्प के अनुसार बताना होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन किया था। शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में सिक्का चलाया था जिसे आना कहा जाता था। ठीक है, तो ये कई बार पूछा भी गया है कि शाहजहाँ द्वारा चलाया गया सिक्का
किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आना नाम से, ठीक है। और शाहजहां एक बेशकीमती तख्त पर आसीन होता था जिसे तख्त ए ताउस कहा जाता था, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मुगल सम्राट के शासक शाहजहां किस पर बैठा करते थे यानी आसीन हुआ करते थे? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तख्त ए ताउस पर बैठा करते थे, तो उसे क्या कहा जाता था? तख्त ए ताउस कहा जाता था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या था? एक बेशकीमती तख्त था। ये पॉइंट क्लियर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि 1657 में शाहजहां की बीमार होती उसके पुत्र के मध्य सुल्तान बनने की होड़ शुरू हो गई और आपसी संघर्ष शुरू हो गया, जिस घटना को इतिहास में उत्तराधिकारी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराधिकारी युद्ध का संबंध किन शासक के शासनकाल से है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां के शासनकाल से, यानी शाहजहां के जो 4 पुत्र थे उनके बीच में राजा बनने की होड़ शुरू हो गई थी, उसे ही उत्तराधिकारी का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाहजहां दारा सुको शाहजहां दारा सुको को अपने बाद मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, यानी शाहजहां अपने बड़े पुत्र को दारा सुको को शासक बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब खुद मुगलों का शासक बनना चाहता था, जिस कारण शाहजहां की सभी 7 संतानों के बीच सुल्तान बनने की जंग प्रारंभ हो गई, जिस कारण से इनके बीच धर्ममठ यानी धर्मत का युद्ध 1658 में और सामूगढ़ का युद्ध, देवराई का युद्ध आदि प्रमुख युद्ध हुए, जो परिवार में ही एक दूसरे के विरुद्ध लड़े गए, किसके लिए? सत्ता को पाने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, जो अंतिम पॉइंट लिखा हुआ है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। लिखा है कि जिनमें औरंगजेब की विजय हुई और वो मुगल सम्राट का शासक बन गया, और औरंगजेब ने इतने में ही नहीं रोका, उसने बुराद बख्श को हराकर उसकी मृत्यु करवा दी। साथ ही अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में शाह बुर्ज में बंद करवा दिया। तो ये कई बार पूछा भी गया है कि औरंगजेब ने अपने पिता को बंदी बनाकर कहाँ पर रखा गया था? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आगरा के किले शाह बुर्ज में बंदी बनवा कर रखा गया था, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कहाँ पर? आगरा के किले शाह बुर्ज में, जहां शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किए और 1666 में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां के शव को उसकी पत्नी मुमताज़ महल के कब्र के पास ताजमहल में ही दफनाया गया। शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखने की, ऐसा शासक मुगल सम्राट में कौन था? वो शाहजहां था, जिसने अपने पुत्र के द्वारा ही बंदी उसको बनाया गया था। वो कौन था? औरंगजेब के द्वारा। तो आपसे ये महत्वपूर्ण पॉइंट पूछा जाता है कि शाहजहां की समाधि कहाँ पर है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ताजमहल में ही दफनाया गया है, किसको? शाहजहां को। और पूछा जाएगा कि उसे जब बंदी बनाकर रखा गया तो किस किले में रखा गया था? तो आगरा के किले शाह बुर्ज में रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में हमने डिस्कशन किया जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। तो फिर एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।